हाँ जी, गुड मॉर्निंग। करें शुरू। क्या लिख रहे थे लास्ट? अच्छा, कल फॉरम बनाया था लास्ट एक, है ना? तो अलग से लिखा नहीं था, उसी को लिख लेना। फॉरम टैग चल रहा था, कौन सा? फॉर्म क्रिएट करने के लिए। और फॉरम का यूज होता है क्या? डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लिखें? बातें खत्म हो गई हो तो? हाँ भाई, बाद में कर लेना। कल हमने एक बना भी लिया था, तो अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिंपल इतना ही लिख रहा हूँ। फॉरम, यहाँ पर आप क्या जाएंगे, फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट मतलब हमने इनपुट से ले रहे थे, छोटा, और भी उसके अंदर टेक्स्ट एरिया। इसी में आप एट्रीब्यूट भी एक दो इसके अलग से लिख लेना, जो सेपरेटली यूज होते हैं। जैसे फॉरम में एक तो होता है आपके एक्शन। क्या नाम है? एक्शन। डेटा को कहाँ भेजना है ये बताता है। कोई भी यहाँ पर यूआरएल हो सकता है आपका, यानी सर्वर फाइल कौन सी है। भाई, हम फॉरम में जो डेटा भर रहे हैं, वो डेटा कहाँ पहुंचेगा? वो डेटा कहाँ पहुंचेगा? तो जहां भी आप उस डेटा को भेजना चाह रहे हैं, उसका यूआरएल यहाँ होगा। किसके अंदर? एक्शन के अंदर। लिख लेना, वैसे समझ नहीं आए तो। यूआरएल यहाँ पर कौन सा होगा? वह एड्रेस जिस पर फॉरम के डेटा को भेजना है।
8 बजे तक तो मतलब आप लोग आते ही रहते हो, है ना? चलता ही रहता है। मैं ही लेट आता हूँ, बाकी सब पहले आते हैं। मैं लेट आता हूँ यार, मेरा 7:35 के अप्रोक्स टाइम है, 7:30, 7:35। लिखे जल्दी, जो भी बाद में आए एक बार लिखें। बड़े आगे। 2 मिनट। ये देख देना, ये कैसे नहीं चल रहे। हाँ, वो लिख दिया कि अंदर तो हमने कल लिख ही लिया था, अंदर का तो भाई इनपुट वगैरह कल लिख लिए थे। तो इसलिए मैंने उसको इतना लिख दिया कि अंदर जो भी है फॉर्म का एलिमेंट्स है। तो उसमें हमने कल इतना पढ़ा हुआ था। फॉर्म हमने सेपरेटली हेडिंग में लिखा नहीं था, कल डायरेक्ट प्रैक्टिकल किया था। तो उसको अभी लिखा दिया। यानी ध्यान रहे, फॉर्म के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं? एक्शन। क्या नाम है? एक्शन। एक्शन में वैल्यू क्या आएगी? वो यूआरएल है जिस पर हमें वो इंफॉर्मेशन भेजनी है, फॉर्म की इंफॉर्मेशन जहां भेजनी है उसका यूआरएल आएगा। दूसरा, एक और एट्रीब्यूट यहां पर आ सकता है, मेथड। क्या होगा? मेथड। वो बताता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यूआरएल में शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी उसकी दो वैल्यू हो सकती है मेथड की, एक तो गेट और एक पोस्ट। एक गेट और एक पोस्ट। जब आप उसमें वैल्यू गेट डालोगे तो मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो आपके यूआरएल में शो होंगी। ठीक है ना, यानी कि प्राइवेसी कम रहती है। और जब आप पोस्ट डालोगे तो मतलब वो हाइड रहेंगी, शो नहीं होंगी, मतलब कि प्राइवेसी बनी रहती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की जब हम बात करें कि सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा है फॉरम में डेटा के लिए मेथड, तो वो पोस्ट मेथड है। कौन सा? पोस्ट मेथड। तो दो वैल्यू याद रख लेना यहाँ पर। नंबर दूसरा एट्रीब्यूट मेथड। तो मेथड की वैल्यू नंबर 1, एक तो आप लिखना गेट। इसमें ध्यान रखना डेटा यूआरएल में शो होता है। जिस यूआरएल पे आप शेयर करके वहां पर शो होता है। तो यहाँ लेस सिक्योर। और दूसरा वैल्यू आप इसमें लिखोगे पोस्ट। क्या? पोस्ट। डेटा यूआरएल में शो नहीं होता है। तो मोर सिक्योर। टारगेट एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है लिंक के केस में। ठीक है, कि सेम में खुलना है नए में खुलना है तो उसे लिखने की नीड है नहीं। एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑटो कंप्लीट। क्या? ऑटो कंप्लीट। नाम से पता चल रहा है ऑटो कंप्लीट क्या काम आएगा। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? ऑटो कंप्लीट। यानी कि ऑटो फिल करने के लिए, किसके लिए? फॉर्म को ऑटो फिल करने के लिए। अब वो आपके ऊपर है, इसकी आप जो वैल्यू ले सकते हैं वो वैल्यू क्या लेंगे, या तो ऑन करोगे ऑटो कंप्लीट को या ऑफ करोगे। ठीक है ना, यानी इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी, ऑन या ऑफ। यदि ऑन किया हुआ है तो फॉर्म में ऑटोमेटिक आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोफिल हो जाएंगी, और यदि ऑफ किया हुआ है तो ऑटोफिल नहीं होंगी।
क्या? जैसे आप कोई सूचना डालते हैं फॉर्म के अंदर और वो आपके पोर्टल पर, उस जिस पोर्टल पर आपने सूचना भेजी है उस पर शो हो रही है, तो मतलब समझ लो आपने मेथड कौन सा यूज किया है, गेट यूज किया है। दिख जाती है ना आपकी इंफॉर्मेशन कि आपका ये नाम है, ये नंबर है। कम आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, कमांड की होती है लेकिन यहाँ वैल्यू देनी पड़ती है। बिल्कुल अलग चलेगी। क्योंकि जैसे मान लो मैंने तो यहाँ डाल दिया, पहले तो मैंने यूआरएल ले लिया कोई कि मेरी तो सब पीएचपी की का कोई यूआरएल है, सर्वर है, और मैं उस पर सूचनाएं भेज रहा हूँ, तो वो वैल्यू की तरह ही काम करेगी, कमांड की तरह नहीं। अब फिर एक अलग से सर्वर फाइल बनानी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है अभी, है ना। भाई एक सेपरेट मुझे यूआरएल की अलग से पोर्ट वो चाहिएगी ना, जिस पर मैं सूचना शो करूंगा, तो वेबसाइट तो चाहिएगी। तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चीज प्रैक्टिकल अभी पॉसिबल नहीं हो सकती। गेट और पोस्ट नहीं हो सकती, बाकी फिर भी हो जाएंगे। एक्शन, तो एक्शन में भी वही, ये जो यूआरएल है ये वही यूआरएल है जो एक्शन में लिखा जाएगा। भाई देखो, यहाँ हमने क्या लिखा है, एक्शन यूआरएल। तो ये मान लो वो यूआरएल है जो आपका पोर्टल बना हुआ है। अब उस पर किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से या किसी भी डिटेल के एक फॉर्म हमने बनाया और उससे सूचनाएं उस पोर्टल पर हमें भेजनी है। कि मैं तो एक बार के लिए आपको बोल दूं कि मेरी पाठशाला की वेबसाइट है, ध्यान देना। ठीक है, कि मैंने ले लिया कि सर ये लिखना मत, चलो मैं अलग पेज पे ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया एक्शन फॉरम के अंदर ही, ये किस में आएगा, आपके फॉरम में आएगा, ठीक है ना। एक्शन इक्वल टू, और यहाँ पर ले लिया www.pathshala.com। एक बार के लिए मैंने मेरा ये यूआरएल ले लिया सिंपल सा, ठीक है ना। अब मैं इस पर सूचना भेज रहा हूँ, यानी कि इस फॉरम के अंदर मैंने एक बार के लिए मैं सिर्फ यहीं रुक रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने सूचनाएं भेजी इनपुट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इनपुट के माध्यम से मैंने यहाँ पर सूचनाएं भेजी। टाइप इक्वल टू, मैंने ले लिया टेक्स्ट, और यहाँ पर वैल्यू दे दी नेम, जो भी वैल्यू आप देना चाहो, प्लेस होल्डर, किसी भी पासवर्ड, जैसे भी आप लेना चाहो, ठीक है। और ये फॉर्म को कर दिया मैंने क्या, क्लोज। यानी अभी मेरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू भरी जा रही है, वो क्या है, एक सिंपल नाम। सही है क्या? अब ये नाम मेरा कहाँ जा रहा है, इस पर जा रहा है। किस वेबसाइट पर जा रहा है? पाठशाला पर जा रहा है। लेकिन अब मुझे यह है कि क्या वो मेरा नाम इस पाठशाला यूआरएल में शो करेगा या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लेंगे मेथड। क्या यूज करेंगे? मेथड। अभी डिफॉल्ट है, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है यहां से कि मेरा नाम पाठशाला वेबसाइट पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, इसी जगह पर यहां पर मैंने एक और एट्रीब्यूट लिया, क्या, मेथड। अब देखो यहां पर मेरे पास दो वैल्यू हैं। कितनी वैल्यू हैं? दो वैल्यू। एक बार तो मैंने यहां पर वैल्यू क्या लिख दी, गेट। जैसे ही गेट मुझे दिखा, इसका मतलब है कि मेरे द्वारा दी गई वैल्यू इस यूआरएल में शो कर रही है, कोई भी देख सकता है उसको, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि सर नहीं, मैंने यहां पर गेट की जगह क्या लिख दिया, पोस्ट। क्या लिख दिया? पोस्ट। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे द्वारा जो भी एंट्री यानी जो इनपुट दिए गए हैं उनको पाठशाला डॉट कॉम पर शो नहीं किया जा रहा। ये डिफरेंस है। आई या नहीं आई अब बात समझ में? यहां से सूचना यहां पहुंचेगी, यहां से सूचना यहां पहुंच रही है। किस मेथड से पहुंच रही है कि शो करवाने वाले, क्योंकि अलग अलग तरीके के पोर्टल होते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उसमें बेनिफिशियर के नाम कुछ के तो पब्लिक डोमेन में किसी को भी पता चलते हैं और किसी के पता नहीं चलते। तो समझ लो कि पता चल गए मुझे, तो वहां मेथड कौन सा यूज किया, गेट। और पता नहीं चल रहे तो मेथड कौन सा यूज किया, पोस्ट। अब सिंपल है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया है बस। एक ऑटोफिल ले लिया हमने, ऑटो कंप्लीट के एट्रीब्यूट।
तो मेनली तो देखो ये मेन एट्रीब्यूट यही है जो सबसे ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा तो फिर आप वैलिडेशन के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक इनपुट में जरूर यहाँ पर याद रखना, कल हमने इनपुट तो लिख लिया था। इनपुट हमेशा हमारा यूज होता है सिंगल लाइन इनपुट वैल्यू के लिए। किसके लिए? सिंगल लाइन के लिए। अब कि सर मुझे तो मल्टीपल लाइन में इनपुट देना है, तो इनपुट काम नहीं आएगा। इसके लिए फिर टैग यूज होगा आपका टेक्स्ट एरिया। क्या यूज होगा? टेक्स्ट एरिया, जिसमें आप रो और कॉलम के तहत दिखा सकते हो कितना लंबा आप इनपुट देना चाहो। यानी मल्टीपल लाइन इनपुट टेक्स्ट के लिए आप किसका यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया। तो एक टैग ये भी यहां पर लिख लें, एक सिंपल सा टैग और लिख लें, टेक्स्ट एरिया टैग। मल्टी लाइन इनपुट देने के लिए। ठीक है, और वहां यदि लाइन नहीं लिखी हो तो वहां पर भी लाइन लिख लेना जहां हमने इनपुट टैग लिखा था। ठीक है ना। इनपुट टैग जो होता है ये होता है सिंगल लाइन के लिए। किसके लिए? सिंगल लाइन के लिए। किसमें लिमिट कोई नहीं है इसमें, तो ये तो तरीका है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ऐसे लिमिट नहीं है, तो ये है कि आपका जो डेटा है वो शो करवाना है वहां पर कि नहीं। आप कमांडों पे जा रहे हो, ये हमारी कमांड यूज नहीं कर रहे हम, इनमें यहाँ मेथड में वैल्यू यूज कर रहे हैं। कर लो, काम आ जाएगा। छोटा सा फॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। एग्जाम्पल तो कितने भी लिख लो। ऑटो फिल आप डिटेल फिल कर देते हो आपकी, तो उसमें अपने आप सेव रह जाती है, मांगता है कि नहीं। तो उसमें आपको यहाँ करना पड़ेगा, यहीं पर लो, ये देखो, ऑटो कंप्लीट। क्या? ऑटो कंप्लीट, और वैल्यू दे दी मैंने इसमें ऑन। क्या दे दी? ऑन। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप नाम लिखोगे, वो नाम दोबारा जब भी आओगे आपको यहाँ पर सेव मिल जाएगा। ऑफ में सेव नहीं रहेगा, फिर दोबारा फिल करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल आप मेल आईडी पासवर्ड हर जगह डालते हैं तो वहां पर सेव रहती है। लिख लिया क्या? अब इसी चीज को देखो टेक्निकल उससे समझते हैं। तो क्वेरी स्ट्रिंग नाम आपने सी पढ़ लिया तो उन्होंने सुना होगा। ठीक है। हाँ, HTTP वगैरह की कमांड बताते हैं, PHP में आ जाता है। PHP कमांडें पढ़ी हो, लेकिन अब यहाँ तो हमारे इतना तो नहीं आता है। तो वहाँ जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि साहब जब हम गेट यूज कर रहे हैं, तो गेट का मतलब हो गया जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में वहाँ URL के साथ ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए वो हमें URL में शो करता है। और दूसरा, हम जब पोस्ट यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, HTTP की रिक्वेस्ट के तौर पर आगे बढ़ता है, और वो जो मेन बॉडी होती है उसका उसमें चला जाता है, इसलिए वो शो नहीं करता है। यानी दो चीज है, एक तो क्वेरी स्ट्रिंग और एक HTTP की रिक्वेस्ट।
तो जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बॉडी का पार्ट बन जाएगा आपका इनपुट। किसका पार्ट बन जाएगा? बॉडी का, तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है। और जब हम क्वेरी के रूप में भेजेंगे उसको तो वो यूआरएल के साथ ऐड हो जाएगा, तो वो हमें शो करेगा, जुड़ जाता है। तो ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट है यदि रखना चाहें तो। ठीक है, मैं लिखवा देता हूं। देखो, हाँ जी, यहाँ की बात चल रही है ये मेथड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेथड की बात कर रहा हूं ये। कि जब मैं बात कर रहा हूं, ऐसे साइड में लिख लेना कहीं हल्का सा, क्योंकि ये इतना हमसे पूछा नहीं जाता है। गेट, क्या बोल रहा हूं? गेट। तो यहां पर ऐसे बोलना, गेट यूज करने पर यूआरएल के साथ, किसके साथ? यूआरएल के साथ क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में जुड़ जाता है। भाई जो भी हमारा इनपुट होगा वो यूआरएल के साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, वहीं लिख लो जहां हमने ये मेथड लिखे हैं, वहां पे इजीली पता रह जाएगा। और पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट का मतलब हो गया ये कि HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा बॉडी में जुड़ जाता है। किसमें? बॉडी में जुड़ जाता है। अब जो बॉडी का हिस्सा है वो शो नहीं होता है, और जो यूआरएल का हिस्सा है वो शो होता है। तो ऐसे भी याद रख लें, मतलब आपको पता होना चाहिए, कैसे भी याद होना चाहिए कि एक तो हमारे यूआरएल का हिस्सा बन रहा है और एक हमारे बॉडी का हिस्सा बन रहा है। यूआरएल का हिस्सा है तो वो डोमेन में दिखेगा, यूआरएल में शो करेगा, और बॉडी का हिस्सा है तो वो शो नहीं करेगा। कैसे? हाँ, तो पोस्ट हमेशा गेट रहता है, पोस्ट नहीं रहता है। मेथड यदि हम यूज नहीं कर रहे, जैसे कि सर मैंने तो यहाँ डिफाइन ही नहीं, वो आप फिर यूज करोगे इनक्रिप्शन के लिए। तो मैं गेट में नहीं है, तो अलग से आप इनक्रिप्शन भी यूज कर सकते हो। सेपरेट अपना एट्रीब्यूट आता है इसमें तो इनक्रिप्शन का, उसमें आप इनक्रिप्शन लगा सकते हो जैसे भी आप लगाना चाहें। इन नहीं यार, इसमें ऐसे नहीं होता है वो। इसमें फिर सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें हम ऐसे नहीं लगा सकते। इसमें तो हमें वो जो इनक्रिप्शन की फाइल है, जो मेथड यूज कर रहे हैं, वो फाइल अटैच करनी पड़ती है इनक्रिप्ट के साथ में। एक तरीके से फाइल ही देनी पड़ेगी इनक्रिप्शन वाली। वो ये कि हम सारी चीजें HTML में नहीं कर सकते। यदि आपको आपके पसंद का इनक्रिप्शन लगाना है कि सर मैं मेरी पसंद से सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर बेहतर है कि यहाँ पे आप यूज ही नहीं करें उसको। फिर आप प्रॉपर या तो PHP में जाएं या फिर JS में ही जाएं, .NET में भी जाएं, वहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पहले जिस फाइल को आप यहाँ लिंक करने जा रहे हो उसमें ही डिफाइन करनी पड़ेगी जिसमें बनाई। UR, तो वो URL, मतलब जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर URL में ले लेता submit.php, तो वो इनक्रिप्शन जो दिया है मैंने यहाँ नहीं दिया है, वो PHP का पार्ट हो गया, वो वहीं से डिफाइन किया है। सर्वर तो मेरा सर्वर ही तो वो PHP का ही तो है। नहीं, अब देखना आप एक बार चेक करना उसको। हाँ, हो सकता है मैं उसमें बदल लूँ, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो इनक्रिप्शन में डायरेक्ट HTML में नहीं दे रहा हूँ, वहां दे रहा हूं तो वहां भी मैं एक फाइल के रूप में दे रहा हूं इनक्रिप्शन। ठीक है, बढ़े आगे यहाँ पर। अब देखो एक चीज और हो सकती है यहाँ पर, जो हमने फॉर्म बनाया अलग अलग एलिमेंट शो कर रहे थे, नाम अलग कर रहा था ना, पासवर्ड अलग, जेंडर अलग।
अब हम चाहते हैं नहीं सर, उसको पूरे को एक किसी बॉक्स में अलग से सेपरेट एक बॉक्स में शो करवाना चाहते हैं कि सारे जितने भी फॉर्म के एलिमेंट हैं वो किसी एक बॉक्स में शो करें, या फिर एक फॉर्म उसी बॉक्स में फिर एक फॉर्म की हेडिंग भी हम देना चाहते हैं। तो उस केस में फिर दो टैग और हमारे काम आ सकते हैं सिंपल से। क्या नाम होगा भाई बताओ? एक तो मैं बोल रहा हूँ फॉर्म के सभी एलिमेंट्स को एक बॉक्स में एक ब्लॉक में शो करवाने के लिए, जैसे डीआईबी से बनता है ना बॉक्स, तो ऐसे डीआईबी के अलावा मैं फॉर्म को ही बॉक्स में शो करना चाह रहा हूँ, तो और फॉर्म की हेडिंग भी देना चाह रहा हूँ। चलो फॉर्म हेडिंग के लिए लीजेंड, तो देखो यदि मैं लीजेंड यूज कर रहा हूं ना, लीजेंड टैग, तो ये तो हो गया फॉर्म की हेडिंग के लिए। किसके लिए? फॉर्म की हेडिंग के लिए। और इसी के साथ आप एक यूज और करें जिसको कंबाइन आप फॉर्म को एक उसमें दिखा सकते हैं बॉक्स के अंदर, तो वो होता है फील्ड सेट। क्या है? फील्ड सेट। फॉर्म एलिमेंट्स को, फॉर्म एलिमेंट्स को एक बॉक्स लिख लें या ब्लॉक लिख लें, ठीक है, ब्लॉक में शो करने के लिए। एग्जाम्पल भी लिख लेना साथ में ही, सिंपल। जैसे मान लो मैंने लिया फील्ड सेट, क्या लिया? फील्ड सेट, एक बॉक्स बन गया। इसी में मैंने ले लिया लीजेंड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या नाम दे दिया? वापस आप वही इनपुट वगैरह दे दो। एक सिंपल सा बनाया है कि एक छोटा सा बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स की जो हेडिंग होगी वो क्या होगी? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके नीचे दो वैल्यू आ जाएंगी, जैसे नाम और पासवर्ड। आउटपुट अभी बनाते हैं, बना हुआ है कल का वैसे, उसी में इनको कर देंगे। कहीं नहीं, इनके लिए जरूरी है। यदि फील्ड देखो अलग अलग है, अब मैं चाहूँ डायरेक्ट में अलग से सेपरेट बॉक्स तो मैं डीआईबी से भी दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये मस्ट हो जाता है, कहीं भी ले सकते हैं।
भाई डिपेंड अपने ऊपर है कि अपने उसको किस प्रकार से शो करना चाह रहे हैं। अब इससे ये हो जाता है कि फॉर्म की सेपरेट फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। हम्म। हाँ, तो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट होगा जो आपको शो करेगा। और पासवर्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टार दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, हाइड रहता है। लिख लिया? लिख लिखा आराम से, कोई नहीं। बाकी के जो और टैग हैं उनको भी हम और लेंगे तो थोड़ा सा हम CSS पढ़ लेंगे, जिससे थोड़ा फॉर्मेटिंग का इश्यू नहीं रहता है। क्योंकि प्लेन टैगों को फिर समझाना थोड़ा टफ रहता है, फॉर्मेटिंग के साथ थोड़ा इजी रह जाता है। लिख लिया? लिखो लिखो। हाँ, यही बर्बाद हुए हैं। उस तक पहुंचो पहले, स्कूटी फॉर्म तक पहुंचो तो सही, एग्जाम पास करो, वो तभी भरम आएगा। कल हमने ड्रॉप डाउन के नहीं लिखे थे, एक वो भी लिख लेना, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। ठीक है, दो तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट और ऑप्शन, सेलेक्ट और ऑप्शन, दो टैग और हैं। बढ़े आगे, ये भी लिख लीजिए। एक तो है आपका सेलेक्ट टैग, क्या नाम है? एक साथ लिख लेना, दोनों एक साथ ही यूज होंगे तो। सेलेक्ट और ऑप्शन टैग, तो यही इजीली याद रह जाएगा, किसके लिए? ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। सेलेक्ट ऑप्शन, जो भी आप ऑप्शन में नाम देना चाहो, सब्जेक्ट दे दो, ये लो, कंप्यूटर ऑप्शन राजस्थान जी के ऑप्शन मैथ्स। तीन ही बहुत है। इससे क्या होगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और उसमें तीन नाम दिखाई देंगे। क्या? अच्छा, सॉरी, बिल्कुल छूट गया था वो। तो सिंपल है, एक लिस्ट बन जाएगी, उसमें ये तीन नाम आपको शो करें। नहीं, ऐसे तो आप लिंक रखना चाहें तो वैल्यू भी यूज कर सकते हो इसमें, एट्रीब्यूट, जिससे उसमें भी वैल्यू दिखा दो, कंप्यूटर लिंक। कैसे? समझा नहीं मैं, कोई क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन पहले से होके आए तो उसके लिए फिर आपको डिफॉल्ट ही यूज करना ही पड़ेगा।
दिखाना ही पड़ेगा वो तो एट्रीब्यूट से होते हैं फिर सारे काम। अब जैसे कि नहीं सर, मैं तो इसमें ऐसे दिखाना चाह रहा हूं कि नहीं, पहले मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, पहले मैं सब्जेक्ट, और जैसे ही मैं सब्जेक्ट क्लिक करूं तब ये मुझे लिस्ट शो करे। तो उसके लिए फिर एक ऐड और कर दो, ऑप्ट ग्रुप आता है, वो भी हो जाता है, वैल्यू दे दो। तो वो अपने ऊपर डिपेंड है, ये भी लिख लेना लो ग्रुपिंग के लिए। बढ़े क्या आगे, या यहीं लिख दूं छोटा सा एक ऑप्ट ग्रुप, यहीं पर लिख देता हूं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आप देखो। छोटा सा बस समझाने के हिसाब से एक आ जाता है काफी बार, ठीक है। और यहां पर मैंने दे दिया ऑप्ट ग्रुप, क्या नाम दे दिया, और फिर नाम दे दिया सब्जेक्ट। ऐसे, तो अब इससे ये हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी अब देखो कुछ चेंजेस में, जैसे एक छोटा सा चेंज यहाँ एट्रीब्यूट का कर दूं, मान लो यहाँ पहले मैं नाम एट्रीब्यूट दे दूं जिसमें भी वैल्यू को डिफाइन कर दूं, क्या दे रहा हूं मैं इसमें, सब्जेक्ट, जिससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसे भी ले सकते हो। तो अब आपके पास क्या शो करेगा, पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ फिर ये, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर ऑप्ट ग्रुप है। अब एक चीज है कि यहाँ भी वैल्यू देनी पड़ेगी, यदि लिंक कर रहे हैं तो यहाँ भी वैल्यू दे सकते हो कि सर ऑप्शन वैल्यू वैल्यू में कंप्यूटर, ऑप्शन वैल्यू वैल्यू में राजस्थान। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। सिंपल सा है ये भी, बस हमें टैग का पता होना चाहिए कौन सा टैग कहाँ यूज हो रहा है। लिख लिया। तो ऐसे भी लिख लेना, यहाँ अलग से लिखा है तो कि ऑप्ट ग्रुप का यूज क्यों किया है, ऑप्शंस को, ऑप्शंस के ग्रुपिंग के लिए। ऑप्शन ग्रुप, शॉर्ट में लिखते हैं टैग ऑप्ट ग्रुप, क्योंकि ऊपर अलग से लिखा नहीं है। बढ़े आगे। बहुत स्लो लिख रहे हो या फिर, हाँ जी,
सारे कहाँ कर दिए? ऑप्शन ग्रुप का मतलब हो गया, ठीक है, कि पहले साहब आपको एक बटन दिखेगा क्या? सब्जेक्ट। अब जैसे आप सब्जेक्ट पर जाओगे तब आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है, उसमें ये तीन दिखते हैं। ये खुद ऑप्शन, ये तीनों नहीं होंगे। ड्रॉप डाउन में कभी मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होता है, ड्रॉप डाउन में तो लिस्ट में से कोई एक सेलेक्ट होता है। तुम्हारे डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट आती है, फॉर्म भरते हो तो, ठीक है, क्या रहता है? यही रहता है, ऐसे ही बनाई जाती है वो लिस्ट, उसमें सारे डिस्ट्रिक्टों के नाम ऐसे। क्यों होता है मल्टीपल? अलग अलग बॉक्स में अलग अलग लिस्ट होती है। क्यों? तुम्हारा जैसे तुम एड्रेस डाल रहे हो, अब एड्रेस में आ गई तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट वाला पॉइंट आ गया, लेबल है वो डिस्ट्रिक्ट जो दिख रहा है वो क्या है? लेबल का नाम है। अब उसमें से क्या आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो? तो फिर, हाँ, कई सारे डिस्ट्रिक्ट क्यों सेलेक्ट करते हैं? वो दिखते कई सारे हैं, सेलेक्ट तो एक ही होता है यार। तेरा कहाँ का रहने वाला है बता तो। किसके? अरे भाई तू अभी स्क्रूटनी फॉर्म पे अटका हुआ है ना, तेरे से चॉइस नहीं मांगी जा रही है अभी। तो वहां भी ऐसे देख, वहां भी बॉक्स ऐसे बने हुए हैं, चॉइस डिस्ट्रिक्ट नंबर 1, चॉइस डिस्ट्रिक्ट नंबर 2, ऐसे। अब मैं तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर तो एक बार में एक ही डिस्ट्रिक्ट आएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको दूसरे बॉक्स पर जाना पड़ेगा। तो वो मतलब ऐसी वहाँ अलग अलग लिस्ट बनी है। हाँ, कुल मिला के तुम अभी वहां अटके हुए हो है ना, तुमने कोई फॉर्म भरा होगा उसी पर दिमाग पहुंच रहा है बार बार। यही होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है एक, उसमें से हम कोई एक चुन लेते हैं और वहां जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट आपको ऐसे दिखाई देगी। कोई भी लिस्ट हो सकती है, ऐसे नहीं है कि वही हो। कोई भी लिस्ट है उसमें हमेशा टैग यही काम आएंगे। ठीक है। हाँ। किसको? हाँ। अब वो पैटर्न है पासवर्ड का, कल हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था, याद हो तो, पैटर्न। और उसमें फिर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी पैटर्न की कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। बिल्कुल, पैटर्न को डिफाइन करना पड़ेगा आप। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ये मैंने पैटर्न एट्रीब्यूट लिया, पैटर्न। अब यार सारे, हर चीज प्रैक्टिकल में थोड़ी देर रुक जाओ, इसको एक बार वैसे ही समझ लो फिर एक साथ ले लेंगे। और इसमें आप वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ले ली साहब 0 से 9, यानी कि मैक्सिमम, और कैरेक्टर डिफाइन कर दिए कि साहब ये मेरे 10 कैरेक्टर है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका जो पासवर्ड है उसमें 0 से 9 तक के नंबर आ सकते हैं, और अधिकतम जो कैरेक्टर हो सकते हैं पासवर्ड में वो क्या है? 10। ऐसे। तो अब ऐसे ही आपको पैटर्न बनाना है कि साहब मैं तो स्मॉल में लेना चाहता हूँ, स्मॉल ए से लेके जेड तक, ठीक है। मैं लेना चाहता हूँ कैपिटल ए से लेके, सॉरी, कैपिटल ए से लेके जेड तक। तो ये मेरा पैटर्न मुझे बताएगा कि मैं मेरा पासवर्ड किस में यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमेशा ये यूज करते हैं। ठीक है। सिंपल HTML से यहां से कर सकते हो, अदरवाइज और ज्यादा करोगे तो फिर वहां। ठीक है। ओवरलैपिंग हो जाएगी, सारे नहीं कर सकते। तो एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल इन्वर्टेड कॉमा में जो वैल्यू लिखोगे वो है, तीनों के तीनों कंपलसरी हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी, एक और लिखें, अभी डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही थी तो कल हमने यूज भी किया था। लेवल क्या है? टैग का नाम लेवल टैग। कंपलसरी नहीं है, लेकिन यूज करेंगे तो एसईओ में बेहतर रहेगा। एसईओ के लिए और वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन के लिए अच्छा होता है। जनरली ये यूज किया जाता है नाम और डिस्क्रिप्शन के लिए, नाम और डिस्क्रिप्शन के लिए। क्या ब्लैक हो गया क्या? सॉरी कल। नाम और डिस्क्रिप्शन के लिए कल हमने यूज भी किया था एक दो बार।
लेबल मैंने ले लिया, जैसे नाम, क्या ले लिया, नाम, और इसी के अंदर मैंने फिर इनपुट भी लिया, इतना ही लिख लो, नहीं जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सीधे क्लोज कर दो लेबल, प्लेन ही लिख दिया, वैल्यू आगे शो नहीं करी, तो भी सही है। ऐसे आप कोई भी एक लेबल दिखा सकते हो जिसको, जैसे कल हम एक तो प्लेन लिख रहे थे सिंपल, तो वो भी सही है, लेकिन यदि हमें हमारी वेबसाइट में एसईओ वगैरह को अच्छे से डिफाइन करना है तो आप लेबल का यूज करके चल। हाँ हाँ वही, इसीलिए लिखा दिया है कि कल हमने लिखाया नहीं था, सीधा यूज ही कर रहे थे कल। इतना लिख लेना, एक लाइन। क्योंकि दिखने में कोई अंतर नहीं आएगा, प्लेन टेक्स्ट भी ऐसे ही दिखेगा और ऐसे भी दिखेगा। एसईओ क्या है? आप कुछ गूगल करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी जो वेबसाइट है, आपको कैसे पता कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है, कौन सी नीचे आ रही है, लिस्ट आती है आपके सामने। तो अब आपको कोई आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके आना है तो उसमें अलग अलग तरीके के कीवर्ड्स, हमने स्टार्टिंग में याद हो तो मेटा पढ़ा था, तब मैंने वहाँ डिस्कशन किया था, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम अलग अलग कीवर्ड्स पर काम करते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स का इनपुट देते हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर फिर आपकी वेबसाइट लिस्टिंग में ऊपर आती है। सर्च इंजन में होता है इंडेक्सिंग का काम, तो उस इंडेक्स में यदि जगह बनानी है तो आपके कीवर्ड्स का बेहतर यूज आपको आना चाहिए, यानी आपकी वेबसाइट में एसईओ का काम हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नाम वगैरह एक कीवर्ड्स में काम आते हैं बिल्कुल, नहीं तो हम प्लेन टेक्स्ट ही लिखेंगे, नाम अलग से लेबल लगाएंगे ही नहीं। लिख लिया, छोटा सा है, कोई ज्यादा नहीं, और भी लिख लो, चलो एक दो टैग और लिखे हैं जो काम आएंगे आपके। एक हेडर, ये हमने लिखे नहीं है, लो। वेब पेजेज में हेडर पार्ट, टॉप का पार्ट, जिसमें आपके नेविगेशन, चलो नेविगेशन से एक और टैग याद रह गया, एक साथ लिख लेना, फिर एग्जाम्पल एक साथ समझ लेंगे। ऐसे ही फुटर, वेब पेज के बॉटम में कॉपीराइट, लिंक्स, लीगल इन्फो आदि को शो करने के लिए दो टैग और लिख लें, सिंपल सिंपल है, हेडर और फुटर। तो आपके वेब पेज का जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें होम, अबाउट अस, ये सब दिखाई देते हैं, वो कहाँ शो करेगा,
हेडर में, ठीक है ना। अब होम अबाउट अस को शो करने के लिए वहाँ नेविगेशन, तो एक टैग और है एनएवी, नेविगेशन टैग, नेविगेशन पैन के लिए, वो भी हम लिखेंगे। करा देंगे, करा देंगे हैं। इम्पोर्ट, कल क्वेश्चन सही नहीं लिखाए, दोनों लिखाए थे तो। अरे तो मन से ही आते हैं क्वेश्चन यार। अब मैं किताब दे दो, किताब के छाप दूंगा। अरे मन से हो चाहे कहीं से हो, हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है यार। आज यही लिखेगा, इसको ही बोल पे बुलाऊंगा। अब तुम तेरे मन के क्वेश्चन लिख कैसे होते हैं। अच्छा, और कुछ लिख देगा। कितने साल हो गए तैयारी करते, सही बताना है। अब ये कहोगे दुखती रग पे हाथ रख दिया है। सही बताना, कितने साल से पढ़ रहे हो। 4-5 साल ये कर रहे हो। ओके चलो, अच्छी बात है। फिर ज्यादा दिन विचलित नहीं रहोगे। क्योंकि विचलित रहने का कारण यही होता है, कभी हम ग्रुप डी में घुसेंगे, कभी फोर्थ ग्रेड में, कभी आरएएस बनने के सपने, फिर कभी कंप्यूटर है, फिर पटवारी। डेली नया नया। सिंपल टारगेट रखो, या तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल है। और यहाँ दोनों लेके चलेंगे तो फिर ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसमें टेक्निकल ज्यादा है, नॉन टेक्निकल में इतना नहीं आता। लेवल जो आता है वो टेक्निकल का ही आता है, नॉन टेक्निकल तो इतना इजी रहता है कि आप बेसिक पढ़ते हो तो उसमें भी हो जाते हैं। इतना ही होता है। अब बहुत हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये टारगेट है। अच्छी बात है। देखो, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, तो इसमें तो मैं ज्ञान नहीं दूंगा। सबका अपना तरीका है पढ़ने का, सही है गलत है। नहीं यार, देखो मेरे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, मैंने बहुत कम एग्जाम दिए। तो मैं बहुत ज्यादा एग्जाम का यदि अनुभव रखता तो मैं आपको सजेशन देता। और जो भी दिए मैंने टेक्निकल एग्जाम दिए। सेलेक्ट तो देखो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी। सिलेक्शन के लिए मैं सिर्फ पढ़ा रहा था, आईए का ही बैच था। और मेरा फॉर्म भी इवन मेरे स्टूडेंट्स ने लगा दिया था कि सर दे लेना, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग स्टूडेंट से बहुत अच्छी थी उस टाइम पर। क्योंकि फुल टाइम पढ़ाता था, सुबह से शाम तक, तो साथ ही तैयारी करते थे, साथ ही पढ़ाते थे, साथ ही टेस्ट सीरीज बनाते थे। सब काम एक साथ चल रहा था हमारा। और बच्चे मेरे बैच में 150 बच्चे थे उस टाइम पर, 40 बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से, और मैं खुद सेलेक्ट हुआ। तो मैंने कोई स्पेशल तैयारी बिल्कुल नहीं की। तो मैं उसमें भी आपको ये ज्ञान दूं, जीके का मेरा आज भी जीरो है। आज भी मैंने जीके, मेरी जिंदगी में कभी जीके पढ़ाई नहीं उठा के, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ता हूँ। वो भी ऐसे न्यूज़पेपर से, और हमारे साथ उस टाइम एक सर थे करंट के, वो साथ रहते थे, तो वो क्वेश्चन बनाते थे, तो उनके साथ हम पढ़ते थे। तो मेरी करंट अच्छी हुई थी। मैथ बैकग्राउंड का रहा हूँ इंजीनियरिंग से, तो मेरी मैथ और रीजनिंग अच्छी हो गई थी, और कंप्यूटर मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग था। इसी के दम पर, हाँ ये कह सकते हो, पढ़ाई के अलावा नहीं था। भाई 13 में पास आउट हुआ, पास आउट होते ही एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कॉलेज में पढ़ाने लग गए। कॉलेज के बाद इधर कोचिंगों से अच्छे ऑफर आने लगे, तो कॉलेज छोड़ के इधर पढ़ाने लग गए। यानी शुरू से ही लगातार पढ़ाई 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 चलती रही, और अपना उद्धार हो गया है। यार अब अनुदेशक का यूं फायदा भी नहीं है, देखो अनुदेशक का एक तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा। किसमें इनकम भी है और फिर सुकून भी है, दोनों चीज है। मुझे शुरू से एजुकेशन डिपार्टमेंट यूं पसंद नहीं आता, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई के अलावा दुनिया भर के काम होते हैं। ठीक है, सबको करना है वो, तो देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, काम सबको करने होते हैं, लेकिन एजुकेशन में, अब जैसे मैं आईटी डिपार्टमेंट में था, पोस्टिंग मेरी आई थी राजसमंद। मैं 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि मैं जयपुर आ गया।
और मैं श्योर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके कितने मिलने वाले होंगे जो सालों से जाने कहाँ पड़े होंगे, कहीं अलग ही जगह, वो ट्रांसफर भी नहीं होते हैं। एक ये भी समस्या है। अरे होम तहसील वगैरह भूल ही जाओ, एजुकेशन में पॉलिटिक्स चलती। कितनी खाली पड़ी हो भले ही, खाली पड़ी हुई काम की रहती है। जिनके राजनीति में अच्छी खासी पहचान होती है, उनका जुगाड़ होता है, उनके लिए वो खाली पोस्टें काम के, नहीं धक्के खाने वाले खाते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे। अब ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं वैसे पसंद नहीं करता हूँ क्लास के बीच में चर्चा। आ जाए वापस। आज गलती से छेड़ दिया, नहीं मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ और बस काम खत्म। आगे आओ, एक ये भी लिख लो इसी के साथ ही, NAB टैग। अब आप यकीन करोगे, मैंने मेरे जीवन में टोटली 5 या 6 एग्जाम दिए, 5 या 6, और वो भी टेक्निकल। मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं दिए, इसलिए मैं मेरा अनुभव कम शेयर करना पसंद करता हूँ। भाई शुरुआत में गेट दी और ईएएस दी, रियलिटी बता रहा हूँ। गेट और ईएएस दी, गेट एक बार क्वालिफाई हुआ, ईएएस में समझ में आ गया कि बहुत टाइम लगने वाला है, तेरे बस की अभी नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतने पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। 2 एग्जाम वो दी थी। उसके बाद SSC JE 2013 में एक वो दिया था, उसमें उस टाइम इंटरव्यू चलता था, ठीक है। एग्जाम मेरा वो भी क्वालिफाई हुआ, यानी 3 एग्जाम में से 2 एग्जाम मेरे स्टार्टिंग में क्वालिफाई हो गए थे। उसमें मैं इंटरव्यू में सीधा डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि गांव के बंदे, टोन बोलने वाली वही, तो नहीं सीख पाए बोलना इंटरव्यू वाला। एक होता है ना, अब थोड़ा बहुत लहजा आ गया है सिस्टम में रह के, ठीक है। नहीं अपने तो करौली के और नॉर्मल भी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम सीधे फेल हो गए थे। तो सिंपल सी बात है, फेल तो मतलब फेल है, अब कैसे हुए वो एक अलग मैटर है। तो उसके बाद फिर एक, यानी उस टाइम एक SSC से जुड़ाव सा था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों था, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल के सारे हैं। उसी के सारे एक SI CPO की भर्ती थी, वो भी उसी टाइम लगाई थी। 2014 में वो भी पास होगी, उसमें मेडिकल में रह गया, यानी मेडिकल में उस टाइम चश्मा लग गया था, तो वो नंबर के चक्कर मैंने काट दिया। तो ऐसे चौथी एग्जाम मेरी वो भी पास हो गई थी। फिर समझ में आ गया कि बेटा तेरे लिए सरकारी नौकरी बनी नहीं है। सिंपल सा दिमाग में ये आ गया कि सरकारी नौकरी बनी नहीं है। उसके बाद सीधा किस पर आ गया, IA पर। ये यानी 3-4 साल के बाद फिर एक अचानक से एग्जाम, वो भी ऐसे कि अब पढ़ा रहे हैं और इसी फील्ड की एग्जाम आई है। 13 की IA का तो हमें पता भी नहीं था कि कभी कोई ऐसी पोस्ट भी होती है, क्योंकि तब तो कॉलेज में पढ़ने पे, और कॉलेज पढ़ते हैं जब कंपटीशन पे कोई पता नहीं रहता, तब दिमाग में वही रहता है जो कॉलेज वाले बिठा देते हैं। तब ये पता नहीं होता पटवारी वीडियो की भी, इंजीनियरिंग वाले कितने होंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ, अब तो फिर भी पता लग गया है, लेकिन फाइनल ईयर तक उनको पता नहीं होता कि पटवारी और इनके भी फॉर्म भरने होते हैं, LDC के भी फॉर्म भरने होते हैं। नहीं पहले पता नहीं होता था, अब बेरोजगारी एकदम ज़्यादा बढ़ गई है तो अब पता लगने लगा है, ये है। और इसके बाद इसमें हो गए। तो मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम में दी नहीं है, और यही रीज़न है कि मैं ज़्यादातर बच्चों से डिस्कस नहीं करता हूँ। भाई जब अनुभव होता है तो डिस्कस करने का फ़ायदा है। सही है गलत है? लेकिन यार पांचों के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि मैंने किताबें खरीदी हों, किताबें पढ़ी हों। किताबें तो मेरे पास आज तक इंजीनियरिंग की एक किताब नहीं है। मेरी इंजीनियरिंग होगी थी, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी तो कैसे हुई। ये रियलिटी बात है, क्योंकि इतना नहीं पढ़ते थे। बस इतना होता था कि उस टाइम एन के चलती थी, एन के उठाई और ठीक है, और एक कंप्यूटर लैब होती थी, लैब में बैठना, उसमें जो मैडम थी एक, उसने जो दे दिया, बेटा फिल्म देखनी है फिल्म देख लो। कुछ प्रोग्रामिंग थोड़े बहुत वो सी के लैंग्वेज बना लेते थे, एक दो प्रोग्राम बना लेते थे। वो इसलिए फिल्म देते थे क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही तरीका था कि गांव का बंदा है, उसकी कम्युनिकेशन वीक है। ये हमारा रियलिटी खुद का है। हिंदी मीडियम 12वीं तक, वहाँ इंग्लिश मीडियम। अब हमें समस्या क्या आती थी, इंग्लिश की बुक पढ़ने में समस्या आती थी। तो उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला हुआ था कि वो फर्स्ट सेम में ही हमें बैठा देते थे, इंग्लिश की फिल्म लगाते, नीचे हिंदी सबटाइटल होता था, तो वो चीज़ हम देखते थे। और ये 6-7 महीने में हमें डिफरेंस भी समझ में आया था। वहाँ सीनियर भी रैंकिंग लेते थे तो वो भी अंग्रेजी बुलवाते थे। अब अंग्रेजी बोलना भाई हमारे लिए तो पहाड़ था, क्योंकि हम तो प्योर सरकारी स्कूल में पढ़े 12वीं तक, प्योर हिंदी बैकग्राउंड, और गांव में ही पले बड़े, प्योर हिंदी मीडियम। गवर्नमेंट काम में हिंदी मीडियम ही होते हैं।
हाँ, हिंदी भी नहीं होती, ये भी सही बात है। गांव में जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी भी नहीं होती। लेकिन चलो ठीक है, हम तो उसको हिंदी मान लेते हैं, हमारी जैसी भी है, खा जा रहा है, का कर रहा है, हमारी भाषा ऐसी होती है। तो हम तो उसको हिंदी मान लेते हैं कि हमारे लिए तो यही हिंदी है। वो बात अलग है, वो भी हिंदी नहीं है, वो अलग ही चलती है हमारी। ठीक है ना। तो हमें पता है कि हमने ये इंग्लिश के टूटे फूटे शब्द कैसे सीखे स्टार्टिंग में। अब लगता है बढ़िया स्थिति में, अब बोल लेते हैं थोड़ी। बेटा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आउट गोइंग उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है ना। चलिए, नेविगेशन मेन्यू के लिए, किसके लिए? नेविगेशन मेन्यू के लिए। नेविगेशन मेन्यू का मतलब जिनको पता नहीं है तो वो ऐसे याद कर लेना। जो आते हैं ना, होम, अबाउट, गैलरी, ऐसे जो पेज आते हैं, कॉन्टेक्ट अस, इनके लिए। अब कैसे बनाएंगे? तो वही एंकर टैग के साथ। किसके साथ? एंकर टैग के साथ। इसका लिखा देता हूं, चलो एक छोटा सा सिंपल एनएबी। और हाँ जी, एंकर टैग, एंकर टैग में हम क्या लेते हैं? HRF। और अब इसमें वैल्यू आप हैज जो भी आपकी है, चाहो तो सिंपल हैज दे के होम में दे दो, नहीं तो यहाँ पर हैज लिख के और ऐसे भी दे सकते हो, ये लो। ठीक है। और यहाँ चाहो तो यहाँ भी हैज और होम दे दो। हैज होता है सेम पेज के लिए। किसके लिए? सेम पेज पर ओपन रखने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए। जब भी आप इसमें कोई यूआरएल या पाथ ने डाल करके सिंपल क्या लिख रहे हैं? हैज। कॉन्टेक्ट अस पेज होता है ना वेबसाइट में भाई। तो ऐसे याद रख लेना, देखो, हैज सेम पेज पर स्क्रॉलिंग के लिए। ठीक है। और जेएस के थ्रू जंप भी किया जा सकता है, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। सेक्शन भी बना सकते हैं, वो सेक्शन एक पार्ट हो जाता है वो तो। नहीं, वो तो सिंपल सेक्शन तो यह है कि एक अलग अलग हिस्से बना दिए, अलग अलग पैराग्राफ के, वो ब्रेक है। सॉरी, होम तो आ गया, तो एक अबाउट अस लिख लो। और बीच में कोई सिंबल देना है, क्योंकि ये सभी एक लाइन में दिखेंगे, तो ऐसे लगा लेना ये। तो ऐसे होम अबाउट अस के बीच में ऐसे आ जाता है ना डंडा, तो वो भी आप लगा सकते हो। क्या हुआ? समझा नहीं। 2%? क्या करेंगे यार, इतना पैसा कौन संभालेगा? पहले डीए बढ़ता था 6-6%, 8-8%। अब बढ़ता है 2%। 2% अब आप लगा लो, आपकी वो भी बेसिक का।
अब आपकी ग्रेड पे जैसे मान लो कितनी है, 2800 बेसिक की, तो 2800 की बेसिक कितनी होगी, 23,000 कुछ। ठीक है, तो 23,000 का 2% लगाओ, कितना बढ़ा, 2% लगा लो। है 2%, 4600 कहाँ से हो गया, 23,000 का 10% होता है 2300, 1% हो गया आपका कितना, 230 रुपये, 460 रुपये। कितनी तनख्वाह बढ़ गई, 460। सैलरी का नहीं होता डीए, डीए होता है आपकी बेसिक का, बेसिक सैलरी, फिर बेसिक में जोड़ते हैं टीए डीए, तब पहुंचती है वो 60-70 हजार। तो ठीक है, 60-70 कभी मत सोच लेना कि 60-70 पे बढ़ जाएगा। वो भी। अब एक बात बताओ, ध्यान देना, ये बहुत ही गलतफहमी फैलाई जाती है। आपको क्या, गवर्नमेंट के अभी तौर तरीके जब सिस्टम में घुसोगे तब पता चलेंगे। अब बोलने को तो ऐसे बोला जा रहा है, हाँ 8वां वेतन वेतन कमीशन लगेगा तो लोगों की सैलरी 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, सिर्फ क्या होगा, जैसे अभी टोटल डीए 60% है, अब इस 60% में से यह क्या करेंगे कि जो 50% डीए है उसको आपकी बेसिक में जोड़ देंगे, और फिर 10% डीए से स्टार्ट कर देंगे। तो सैलरी बढ़ी कहाँ, वो सैलरी तो हमें ऑलरेडी मिल रही थी। बस ये वो है कि नए रिक्रूटमेंट होंगे उनके लिए फायदा होगा, पुरानों के लिए तो कोई फायदा नहीं है, वो सब कहने की बातें, 2 गुना 3 गुना। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, अब इसका प्रैक्टिकल कर लो। ये लो, बहुत हो गया आज का इतना इसमें। और अभी हाँ, एक और चीज मैं भूल जाऊं बताना बाद में, मैं हालांकि ऊपर बोल के जाऊंगा, कल और मंडे 2 दिन क्लास नहीं होगी, सीधा ट्यूसडे को होगी। ठीक है, हाँ वो टाइम टेबल में इनकेस मैं मान लो भूल जाऊं तो यहाँ से मैसेज पहुंच जाए, हाँ सर मना कर, काफी बार होता है दिमाग से निकल जाता। वो संजय सर से बोलना आप। अरे सॉरी। हाँ जी, किसका प्रैक्टिकल करना था, ये लो, ये कर तो रखा है पासवर्ड का, ये कर रखा, और इसमें अभी कर रहे हैं। ये लो, इसी में आप और ले लो जो भी लेना है फॉर्म के अलावा। बताओ, नेविगेशन ही ले लूँ एक छोटा सा तो, इसी में ये कर लेना फिर। आवाज नहीं, चलो एक बार के लिए इतना ही कर लेते हैं, फिर हेडर वगैरह का भी डाल दूंगा इसी में ही, हेडर फुटर यहीं पे कर लेते हैं।
अच्छा होम ही होम है क्या तीनों में? कोई बात नहीं, वैल्यू बदल देना, वो तो हमने होम होम लिखी है तो तीनों में क्या आ गई? होम होम। कॉपी पेस्ट किया था, ये लो। एक हमने डाली है जैसे अबाउट अस, एक हमने क्या डाली है, कॉन्टेक्ट अस। और यहाँ भी ऐसे सिंबल वगैरह कुछ डालना चाहो बीच में तो वो भी डाल दो। दिख रहा, ये रहा। बीच में आ जाएगा तो आपको सेपरेट दिखेगा ऐसे। तो जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसी को हेडर का पार्ट बनाना है तो ऊपर नीचे हेडर भी कर दो कि सर इसी में ये लो, मैं इसको हेडर में डालना चाहता हूँ, तो यहीं पर ये देखो। और हेडर की फिर फॉर्मेटिंग है तो सीएसएस से भी कर दो, और नॉर्मल फॉर्मेटिंग यहाँ से भी हो सकती है। हेडर और ये हेडर, ये देखो। अब वो ऑलरेडी है, अब हमारी कोई हेडर है लेकिन हेडर का हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया तो ऐसे कुछ पता ही नहीं चला कि हेडर का कुछ डला हुआ है। अब हेडर में आप जैसे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, उसका पैडिंग, ये तो बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है। ये लो, मैं यहीं स्टाइल से लगा दो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते। मैं यहीं पर स्टाइल लगा देता हूँ, देखो अलग से जगह, क्योंकि अब ये स्टाइल, और इसमें हमें क्या देना है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और ये दे दिया मान लीजिए मैंने रेड। कैसा दे दिया? लाल। बिल्कुल ले रहा हूं भाई, ये देखो। और भी आप लेना चाहो टेक्स्ट अलाइन, अरे यार, टेक्स्ट अलाइनमेंट ले लिया मान लीजिए मैंने क्या, सेंटर, यानी इसमें जो भी लिखा दिखेगा वो। और थोड़ा स्पेसिंग के लिए भी मैंने ले लिया मान लीजिए पैडिंग, और ये ले लिया 10 पिक्सल। तो आपकी जो मर्जी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अरे सब लगाएंगे भाई, तसल्ली तो पकड़ लो, सेव नहीं किया यार, सॉरी। ऐसे तो कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर दिया है, पैडिंग का मतलब ऊपर नीचे स्पेसिंग आ गई है, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। तो वो जो भी आप चीजें जैसे जैसे डालते जाओगे एट्रीब्यूट में वैसे वैसे चीजें होती जाएंगी, ठीक है ना। तो ब्रेक, लाइन ब्रेक डबल कर दो। यार सिंगल लाइन ब्रेक हो रखा है ना, ये किधर है, ये रहा। ये चिपके हुए नहीं है, बस ब्रेक, ये लाइन ब्रेक एक है, इसकी जगह दो लाइन ब्रेक दे दो। ये लो, एक यहाँ दे दिया तो ये नाम हो गया, अलग हो गया, एक यहाँ भी डबल कर दो। तो आप जितने लाइन ब्रेक दे दोगे उतने लाइन ब्रेक के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्पेसिंग आ जाएगी। ये देखो, ऊपर लाइन ब्रेक नहीं है तो ऊपर चिपक रहा है वो, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पेसिंग आपके अकॉर्डिंग सेट कर दो। ये आपका देखो हेडर के चिपक रहा है ना, तो हेडर के नीचे भी लाइन ब्रेक दे दो, यहाँ से स्टार्ट है फॉरम, तो यहाँ आप दो लाइन ब्रेक यहाँ दे दो, ये लो, अच्छा दिखे इसके लिए। सेव कर दो। तो अब ये ऊपर वाला चिपक रहा था, ये भी नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। कैसे? ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, बाकी
कर सकते हो, कर सकते हैं। वैल्यू आप दे दो, बॉक्स की हाइट और विड्थ फिक्स कर दो इनकी। बिल्कुल मना कर देगा। ये देखो, मैं एक बार तो यही डाल रहा हूँ, देखो अभी तो प्रॉपर नहीं लेगा, लिंक्ड नहीं है तो। और जब अब लेकिन सबमिट पे करेगा, ऐसे तो आप डाल सकते हो, लेकिन जब हम सबमिट करेंगे तब ये मना करेगा कि साहब इससे ज्यादा पहले नहीं। वो कंडीशंस पर रिक्वायर्ड वाली लगानी पड़ेंगी कि यहाँ क्या कंपलसरी है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजों की है, हो जाता है। ऐसे ही फुटर बना सकते हो, एक कोई बीच में देना है तो एक और टैग आएगा सेक्शन, मेन बॉडी का कोई अलग सेक्शन बना सकते हो। तो जो भी मर्जी है वो कर सकते हो। अभी के लिए तो आप ये हेडर वाला लिख लो, छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हेडर का, और ये लिख लो। ये हम पढ़ेंगे, इसीलिए मैं अभी इनको कल करवाऊंगा, तो अब पहले मैं CSS थ्रू करूंगा, तो फिर वो बाकी की चीजें कर पाते हैं। यानी अगली क्लास में मतलब CSS चालू करेंगे तो बाकी के टैग फिर उसी हिसाब से लेंगे। ऑडियो है, वीडियो है, कई सारे हैं, अभी तो सोर्स है, बहुत सारे टैग हैं, तो उनके साथ ले लेंगे हम। ठीक है, नहीं कंप्लीट तो अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो कंडीशंस बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी तो हम XML के रूल पढ़ेंगे, तब भी वहां भी HTML है, XHTML आएगी। तो कंप्लीट तो मैं नहीं कहूंगा अभी, टैग ही बहुत सारे रह रहे हैं, अभी तो टैग काफी रह रहे हैं यार। अब ऐसे आइडिया नहीं लग सकता, देखो ठीक है, हो जाएगा 15-20 दिन में। आप सिर्फ यहाँ से उतार लें, हेडर से, बॉडी के नीचे। ठीक है, और ये रहा हेडर, यहाँ क्लोज हो रहा है, इतना उतार लें बस। ये तो पहले का है।